वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और पॉलिटी के सेशन में लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था पिट्स एक्ट 1784 के बारे में और हमने डिस्कस किया था एक्ट ऑफ 1786 के बारे में। ठीक है, पिट्स में क्या देखा था हमने, डुअल गवर्नमेंट का जो प्रावधान आया था उसके बारे में देखा था हमने। ठीक है, और 1786 में हमने क्या देखा था कि गवर्नर जनरल ऑफ जो है गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों के पद को क्या किया गया था, यूनिफिकेशन कर दिया गया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे 1786 में और वही कमांडर इन चीफ भी बने थे। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बिकेम द फर्स्ट इफेक्टिव रूलर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, अंडर द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक, ये मेजर समराइज पॉइंट्स थे कहाँ किसके, आपके पिट्स एक्ट 1784 के और एक्ट ऑफ 1786 के। अब आ जाते हैं चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, चार्टर एक्ट 1793। इसमें क्या होता है, it gave the Governor General more powers and control over the governments of the subordinate presidencies of Bombay and Madras. It extended the overriding power given to Lord Cornwallis over his council to all future Governor Generals and Governor of Presidencies. अब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल के पास जो पावर थी वो तो उसके पास थी ही, पर उसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया और वो उसकी जो पावर है वो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज यानी बॉम्बे और मद्रास तक फैल गई। मतलब उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस अब बॉम्बे मद्रास पे भी लागू किए जाएंगे। ठीक, अब क्या हुआ, ये चीज़ जो उनकी गवर्नर जनरल के पास पावर थी ये आगे भी होगी, फ्यूचर जितने भी बने गवर्नर जनरल्स उनके पास भी ये पावर जो है एक्सटेंड कर दी गई। इट एक्सटेंडेड जो ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की वो अगले 20 साल तक और बढ़ा दी गई। कहाँ पे, भारत में जो ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो अगले 20 साल तक और बढ़ा दी गई। ठीक है, ये मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ का। ठीक है, फिर आते हैं इट अपॉइंटेड द कमांडर इन चीफ। It provided that the commander-in-chief was not to be a member of the Governor-General's Council unless he was so appointed. ठीक है, अब कमांडर इन चीफ कोई भी गवर्नर जनरल काउंसिल का कोई मेंबर नहीं होगा अनलेस उसको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, It laid down that the members of the board of control and their staff were henceforth to be paid out of the Indian revenue. अब देखिए कितना ये मतलब एक तरीके से लूटते थे भारत को कि काम वो क्या करते थे, काम वो अंग्रेज के लिए कर रहे होते थे। ठीक है, जितने भी बोर्ड मेंबर्स होते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, वो कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, हम कहेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए तो काम कर रहे होते थे, पर उनकी सैलरी किससे दी जाती थी, उनको पे किया जाता था इंडियन रेवेन्यू, जो रेवेन्यू जनरेट होता था भारत में उससे उनको पे किया जाता था। ठीक है, द रॉयल अप्रूवल्स वाज मैंडेटेड फॉर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द गवर्नर जनरल, गवर्नर्स एंड द कमांडर इन चीफ। Senior officials of the company were debarred from leaving India without permission. Doing so was treated as resignation. अब जो सीनियर ऑफिशियल्स थे कंपनी के, वो भारत को बिना परमिशन के छोड़ नहीं सकते थे, मतलब बाहर भारत के नहीं जा सकते थे बिना पहले से इन्फॉर्म किए। अगर वो ऐसा करते थे तो उसको, उनके जाने को उनका रेजिग्नेशन माना जाता था, मतलब उनको फिर उस पद से जो है हटा ही दिया जाता था। ठीक है, तो कोई भी सीनियर ऑफिसर अलाउड नहीं था कि वो भारत छोड़े बिना पहले से परमिशन लिए हुए। ठीक, ये था आपका एक्ट, चार्टर एक्ट 1793। इसमें एक और पॉइंट है, ये है कि इट लेड डाउन दैट द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वेयर टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू। ये हमने देखा ही है, ये कब तक कंटिन्यू रहा ये देखना है यहाँ पे कि ये कंटिन्यू था 1919 तक। ठीक है, जब आपका मॉन्टेगू चार्ल्सफोर्ड रिफॉर्म आता है 1919 में आया था ना, एक तरीके से तब तक कंटिन्यू रहा। ठीक है, द कंपनी वॉज ऑल्सो आस्क्ड टू पे 5 लाख पाउंड एनुअली टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर पेइंग इट्स नेसेसरी एक्सपेंसेस। आप सोचिए, पहले तो वो सबके स्टाफ को, ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्टाफ को और सबको पे तो करेगी ही इंडियन रेवेन्यू से, पर वो एक्स्ट्रा 5 लाख पाउंड भी पे करेगी किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। कितना, भारत, सारी चीज़ें भारत के रेवेन्यू से जो जनरेट होती थी वहीं से पे की जाती थी। ठीक है, तो सारे स्टाफ्स को, जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो स्टाफ होते थे, जो मेंबर्स होते थे, उन सबकी सैलरी, सबके एक्सपेंसेस आपके इंडियन रेवेन्यू से ही दिए जाते थे। प्लस ये कब तक चलता रहा, ये चलता रहा 1919 तक।
फिर इसके बाद एक्स्ट्रा जो है कंपनी को पे करना होता था 5 लाख पाउंड एनुअली हर साल, किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, ये भी बहुत ही बड़ा अमाउंट है, तब तो और बड़ा अमाउंट था, तो ये भी इंडियन रेवेन्यू के थ्रू ही पे किया जाता था। ये था आपका चार्टर एक्ट 1793 डिटेल में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।